महारानी यशोधरा की महागाथा का भाग 2। राजकुमारी उस सैनिक की आंखों में झांक कर बोली, तो तुम फिर आ गई। आखिर तुम लोगों की समस्या क्या है? क्यों आश्रम में अशांति उत्पन्न करते हो? क्यों हम आश्रमवासियों के जीना हराम करते हो? आखिर मेरी माँ तुम लोगों की क्या बिगाड़ी है जिसके पीछे तुम लोग हाथ धोकर पड़े हो? हम बताते हैं हमारी भूतपूर्व राजकुमारी जी। तभी एक अधेड़ उम्र के सैनिक राजकुमारी यशोधरा के बीच आता है। हम भैरवगढ़ के सेनापति सर्वजीत सिंह हैं। राजकुमारी हूँ? राजकुमारी अक्षर से बोली, ये क्या बकते हो? मैं तो एक साध्वी हूँ, आश्रम में रहती हूँ। लगता है आपके माता श्री ने आपको कुछ बताया नहीं है, सेनापति सर्वजीत से व्यंग से बोला। खैर मैं ही बता देता हूँ। ये जो तुम्हारे सामने रस्सियों से जकड़ी पड़ी है ना, वो असल में भैरवगढ़ की महारानी थी, जो दुर्भाग्य से आज भिखारिन बन चुकी है। और एक बात सुन लीजिए महारानी जी, आपके और आपके माताश्री को जिसने राज से खदेड़ दिया है वो कोई और नहीं बल्कि आपके ज्येष्ठ पिताश्री है, जो राज के लोभ में आपके पिताश्री को मौत के घाट उतार दिया था। वो आप लोगों के प्राणों का दुश्मन है। उन्हीं का आदेश है कि हम आप दोनों जहां भी मिले, आप दोनों माँ बेटी को खत्म करके जाए। जहां रस्सियों में जकड़ी पड़ी महिला की आंखों में खौफ के आतंक नाच रहे थे, वहीं राजकुमारी यशोधरा की आंखों में खून के कतरे तैर गए। उसे झट से म्यान से तलवार खींच ली। मरोगे तो तुम सब। राजकुमारी तलवार नचाती हुई दांत पीस कर बोली, और मैं उस कमीने को भी नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे सर से मेरे पिता की सया छीन ली, जिसने मेरी माँ को सुहागिन से विधवा बना दिया, जिसने हम माँ बेटी को दलदल की भिखारी बना दिया। उससे पहले तुम दोनों को तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दिया जाएगा। कहने के साथ ही सेनापति सर्वजीत सिंह सिपाही से बोला, देखते क्या हो, इस लड़की को खत्म कर दो। नहीं। रस्सियों से जकड़ी पड़ी महिला जोर से चीख पड़ती है। राजकुमारी को सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लेते हैं। सभी के हाथों में तलवार, भाले और बर्छी थे। तभी घोड़े से उतरकर राजकुमार हर्षवर्धन वहां आ जाता है। राजकुमार हर्षवर्धन को देख राजकुमारी अवाक रह जाती है। आप यहाँ? राजकुमारी आश्चर्य से बोली, राजकुमारी जी, आपका यह झुमका वहीं पत्थर पर गिर चुका था, तो हम लौटाने के लिए आ गए। फिर हर्षवर्धन अपनी जेब से झुमका निकालकर राजकुमारी को दिखाता है। ये सब क्या हो रहा है और कौन हो तुम? सेनापति तमतमा कर बोला, चुपचाप यहां से चल जाओ, वरना अपनी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं राजकुमारी जी के शुभचिंतक हूं, इनका दुश्मन हमारा दुश्मन। राजकुमार हर्षवर्धन मुस्कुरा कर बोला, मैं कब से तुम सब के बकबक सुन रहा हूं। इतना तो समझ ही चुका हूं कि तुम सब राजकुमारी को मरना चाहती हो, लेकिन अब राजकुमारी हमारी हिफाजत में है। अगर तुम्हें से कोई माँ की दूध पिया है तो छू कर दिखाए। कहने के साथ ही राजकुमार हर्षवर्धन म्यान से तलवार खींच लेता है। दोनों पीठ सटाए तलवार लिए खड़े हो जाते हैं। राजकुमार हर्षवर्धन, आपको मेरे मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। राजकुमारी यशोधरा बोली, मैं अपने वास्ते आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। ये लड़ाई मेरा है, इसे मुझे ही लड़ने दीजिए। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है राजकुमारी जी। राजकुमार हर्षवर्धन उसी मुद्रा में बोला, अब ये लड़ाई हमारा भी है। मैंने आपको अपना दोस्त माना है, और एक दोस्त दूसरे दोस्त को खतरे में देकर अपना रास्ता नहीं बदला करती, बल्कि दोस्त के साथ देते हैं। अच्छी बात है, तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो हम तेरी ख्वाहिश जरूर पूरा करूंगा। कहने के साथ ही सेनापति सर्वजीत सिंह हाथ में नंगी तलवार लिए राजकुमार हर्षवर्धन से भिड़ जाता है और फिर घमासान जोर छिड़ जाता है। राजकुमारी यशोधरा और राजकुमार हर्षवर्धन की तलवारें कई सिपाहियों को धराशायी कर देती है। सेनापति जब देखता है कि उसके आधे से ज्यादा सिपाही मारे गए तो गुस्से से पागल हो जाता है। फिर राजकुमारी यशोधरा पर झपट पड़ता है। राजकुमारी का तलवार चलाने की अद्भुत कला को देख राजकुमार सेनापति दंग रह जाता है। राजकुमारी के एक वार ने सेनापति के हाथ से तलवार छूटने पर मजबूर कर देता है। अब सेनापति राजकुमारी की तलवार के रहमो करम पर आश्रित हो जाता है। मैं चाहती तो ये तलवार तुम्हारे सीने के आर पार भी कर सकती हूँ। राजकुमारी यशोधरा तलवार सेनापति गर्दन पर सटाकर बोली, पर नहीं, असली गुनहगार तुम नहीं हो। जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है वो है। जाकर अपने राजा से कह दो राजकुमारी यशोधरा अपनी राज वापस छीनने वापस आएगी। राजकुमारी यशोधरा तलवार वापस खींच लेती है। सेनापति थुक सटा कर रह जाता है।
फिर अपने चारों तरफ घूम कर देखता है। चारों तरफ उसके ही सिपाही मरे पड़े हैं। फिर सेनापति कुटिया से बाहर निकल जाता है। राजकुमारी दौड़कर अपनी माँ को बंधन से मुक्त करती है। वो महिला अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है, फिर जोर जोर से रोने लग जाती है। मत रो माँ, आंसू के दिन गए। माँ, उस आंसुओं की संगन मैं उन सब को ऐसी घाव दूंगी कि मवाद बनकर रिसेगा। वो अपनी मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मैं उसे भीख नहीं दूंगी, बल्कि आंसुओं की दहकती अंगारे दूंगी। बेटी, तुम नहीं जानते हो कितना जालिम है। वो महिला धधकती आंखों से बोली, उसने तुम्हारे पिता को मारने में जरा भी नहीं सोचा कि उसका वो छोटा भाई है। सिंहासन के लालच ने उसे अंधा बना दिया था। उसे शत्रुओं से साठ काट करके तुम्हारे पिता को बेरहमी से कत्ल कर दिया। मामा ये जानना चाहते हो कि ज्येष्ठ पिताश्री बड़े थे तो फिर राजगद्दी हमारे पिताश्री को क्यों मिला? मैं सब कुछ बताऊंगी बेटी, लेकिन यहाँ नहीं, कुटिया में। अब रात्रि होने वाला है, हम इत्मीनान से बात करेंगे। वो महिला जो वास्तव में महारानी कलावती थी, वो साधुओं की मंडली से बोली, आप लोग जाकर आराम कीजिए। मेरी वजह से जो आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए हम क्षमा चाहती हूँ। फिर महारानी कलावती हाथ जोड़ लेती है। सभी साधु सन्यासी अपनी अपनी कुटिया के अंदर चले जाते हैं। माँ, इनसे मिलिए। राजकुमारी हर्षवर्धन की तरफ संकेत करके बोली, ये राजकुमार हर्षवर्धन है, फूलपुर के युवराज। राजकुमार हर्षवर्धन हाथ जोड़ दिए। महारानी कलावती राजकुमार हर्षवर्धन को सजन से दिखती है। आपने हमारी बेटी की मदद की, ये जानकर मुझे खुशी हुई, लेकिन अब रात हो चुकी है। आप हमारे आश्रम में विश्राम कर हमारे अतिथि स्वीकार के। नहीं माँ जी, मैं चला जाऊंगा। हमारा राज्य यहाँ से दूर नहीं है। मेरे माता पिता महाराज हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। यदि मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो वो नाहक की चिंता करेंगे। देखिए, मेरे सामने बहाने मत बनाइए। यदि आप अपने पिता महाराज की इतना ही चिंता थी तो आप यहाँ ही क्यों? राजकुमारी हर्षवर्धन को छेड़ती हुई, आपको आज रात कहीं भी नहीं जाने दिया जाएगा। चुपचाप हर से चलिए। राजकुमार को न चाहती हुई भी राजकुमार सुंदरा की बात माननी पड़ी। एक तरफ जहाँ राजकुमार हर्षवर्धन और राजकुमार सुंदरा कुटिया में भोजन का आनंद ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ से कई किलोमीटर दूर भैरवगढ़ में एक अलग ही रासलीला चल रही थी। भैरवगढ़ के वर्तमान राजा दुर्जन सिंह अपनी रंगशाला में एक ऊंची सी आसन पर बैठा है। दासिया उसे पंखा झेल रही है। एक मेज पर सुराही में मंदिरा रखा गया है। राजा दुर्जन सिंह के सोने के गिलास में शराब पी रहा है। वहां पर राज नर्तकी अपने सहायकों के साथ नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। उसकी मधुर संगीत सुन राजा मदहोश हो जा रहा था। तभी रंग में भंग पड़ जाता है। एक दरबार रंगशाला में दाखिल होता है, फिर सम्मान में सिर झुका देता है। नृत्य करने वाली सभी नृत्यकाएं एक तरफ खड़ी हो जाती है। महाराज की जय हो। दरबान सर झुकाए बोला, सेनापति आपसे अभी इसी वक्त मिलना चाहते हैं। पहले तो दुर्जन से गुस्से में दरबान को घूरता है, फिर अपने आप से बोला, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे काबिल सेनापति हमारे दुश्मन का सर कलम करके हमारे दरबार में पेश करने वाले हैं। फिर दरबान से बोला, सेनापति को आदर के साथ हमारे रंगशाला में प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज। दरबान हौले से बोला और रंगशाला से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद सेनापति सुरजीत सिंह रंगशाला में दाखिल होता है। सेनापति का चेहरा लटका हुआ था। वो दुर्जन से नजर नहीं मिला पा रहा था। आइए सेनापति जी, पधारिए। राजा दुर्जन सिंह अपने आसन से उठ खड़े होकर सेनापति करीब आता है। हमारे दुश्मन का सर हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। हमें क्षमा कीजिए महाराज। सेनापति सर झुकाकर बोला, हम आपके दुश्मन का सर नहीं ला पाए। हमारे सारे सैनिक मारे गए। मैं किसी तरह खुद को बचाकर यहाँ तक पहुंचा हूं। राजा दुर्जन से गुस्से से खूंटी पर लटक तलवार निकाला और सेनापति गर्दन पर सटा कर बोला, एक मामूली कन्या हमारे बहादुर और सेनापति को उसके सेना सहित सबको मौत के कफन में लपेट दिया, और हमारे काबिल सेनापति अपनी नाकामी की दास्तां बयां कर रहे हैं। हमें तो ये कहते बड़ी फक्र हो रहा है कि एक साध्वी कन्या हमारे कसबल को चुनौती दे रही है। महाराज, उस कन्या का साथ एक राजकुमार दे रहा है जो अद्भुत शक्तियों का मालिक है। उसकी तलवार की वार इतना खतरनाक था कि हमारे सारे सैनिक उसके तलवार से ढेर हो गए। कौन था राजकुमार, और उस कन्या का साथ क्यों दे रहा था? राजा दुर्जन सिंह दांत भींचकर बोला, क्या उसे हमारी ताकत की भान नहीं? महाराज, वो राजकुमार कौन था मुझे नहीं मालूम, पर एक बात तो क्लियर है, वो उस कन्या से मोहब्बत करता है। उसके लिए कुछ भी कर सकता है। सेनापति गंभीर स्वर में बोला, इसका मतलब ये हुआ कि उस कन्या से बड़ी खतरा वो राजकुमार है। दुर्जन सिंह
तलवार को एक तरफ रखकर चहलकदमी करता हुआ बोला, फिलहाल तो मैं तुम्हारे प्राण बख्श रहा हूँ, तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रहा हूँ। जाओ और जाकर उस राजकुमार के बारे में पता करो कि वो राजकुमार कौन है और किस राजकुल से है। जी महाराज। सेनापति अभिवादन से सिर झुकाकर रंगशाला से बाहर निकल जाता है। दुर्जन सिंह गंभीर मुद्रा में इधर से उधर चलकदमी कर रहा है। उसके माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट झलक रहा है। तभी रंगशाला में अमात्य चांडुल दाखिल होता है। काला कलौटा हुआ चांडुल देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है। बड़े बड़े आंख, सुतवा नाक, कान में बाड़ी पहन रखा है। महाराज, आप परेशान लग रहे हैं, चांडुल बोला। आज से पहले हमने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। अमात्य चांडुल, हमारी इतनी सिपाही और स्वयं सेनापति उस मामूली कन्या का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उल्टा हमारे सैनिक की वीर गति को प्राप्त हुए। क्या ये हमारे चिंता का विषय नहीं है? और तो और उस कन्या के साथ एक राजकुमार दे रहा है, ये हमारे लिए किसी खतरे के संकेत है। महाराज, आप एक राजकुमार से भयभीत हो गए? अरे आपके सर पर तो स्वयं असुरराज कालकेतु का हाथ है। उनके ही सहायता से तो आपने भैरवगढ़ पर विजय पाई थी। हाँ अमात्य चांडुल, हमारी सहायता स्वयं कोलागढ़ की असुरराज कालकेतु ने ही की है, जय दुर्जन सिंह बोला। और अब मुझे लगता है कि एक बार पुनः उनकी सहायता की जरूरत है। उनके पास मायावी असुरों की फौज है। उनकी बटालियन की मदद से हम अपने शत्रु पर आसानी से विजय पा सकते हैं। अमत, अब जल्दी से असुरराज कालकेतु को मेरा पैगाम पहुंचाओ कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। महाराज, ऐसे छोटे मोटे शत्रुओं से निपटने के लिए आप असुरराज कालकेतु को क्यों कष्ट देते हैं? उसके लिए तो आपके पुत्र अभय सिंह ही काफी है। उसके तलवार तो जगत प्रसिद्ध है। आपकी बड़ी बेटी अभय सिंह आसानी से उस कन्या, उस राजकुमार को खत्म कर सकते हैं। आपने सही कहा अमात्य चांडुल। मैं तो छोटे छोटे चींटियों को भेज रहा था, जबकि असली हाथी तो हमारे कुत्ते पर बंधा है। मैं कल ही अपनी बेटी को उन शेरनी को शिकार करने भेजूंगा। देखो तो सही उन शेरनी में कितना ताकत है। तभी रंगशाला में एक शख्स का पर्दापण होता है। उसे देखकर दुर्जन सिंह की आंखें चमक उठती है। क्रमशः आखिर कौन था वो शख्स जिसे देखकर दुर्जन सिंह की आंखें चमक उठती है? जानने के लिए देखे महारानी सुभद्रा की महागाथा का अगला भाग सिर्फ YouTube चैनल पर। थैंक यू।